भारतीय कानून ने एक अपराध के लिए एक महिला को फांसी की सज़ा सुनाई थी और कहा था कि जब तक इसकी प्राण न निकल जाएं, तब तक इसको फांसी के फंदे से उतारा न जाए। उसके बाद उस महिला ने राष्ट्रपति को अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रपति महोदय जी, मुझे अपने बच्चे की परवरिश करनी है, मैं अपने बच्चे को उसका भविष्य बनाना चाहती हूँ। तभी राष्ट्रपति महोदय उसकी अपील को खारिज करते हुए कहते हैं, तुम्हें अपने बच्चे की तो फिक्र थी, लेकिन जिसके बच्चों का तुमने कत्ल किया था, तुम्हें उसके बच्चों की फ़िक्र क्यों नहीं हुई? काश कि तुमने उन बच्चों की फ़िक्र की होती तो आज तुम ना तो सलाखों के पीछे होती और ना ही फांसी के फंदे पर लटकने के लिए तैयार होती। इसलिए उसकी फांसी को बरकरार रखा, उसकी अपील को खारिज कर दिया गया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आपका कलेजा बैठ जाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई अपनों का इतना बड़ा दुश्मन आखिरकार कैसे हो सकता है। शायद ये संभवतः भारत के इतिहास की पहली ऐसी घटना है जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला है हिसार और उसी का एक गांव लगता है पिरभूवाला। दरअसल 23 अगस्त 2001 का ये वाक़या है। घर में एक बच्चा है 4 साल का, जिसका नाम लोकेश होता है। उस बच्चे को स्कूल जाना था। घर का नौकर जैसे ही दरवाज़ा खोलकर पहली मंजिल पर पहुंचता है तो जाकर देखता है कि पहली मंजिल के हर एक हिस्से में जगह जगह खून पड़ा हुआ था, खून बिखरा पड़ा था। बस जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे वो ज़ोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था, चीख रहा था। घर का वॉचमैन होता है। इस वॉचमैन की पास तक आवाज़ पहुंचती है। अमर सिंह भी दौड़ता हुआ घर की छत पर पहुंचता है और वहां आने के बाद देखता है कि 1-2 नहीं 9 लाशें पड़ी हुई थीं। और 9 लाशें देखने के बाद न केवल वो नौकर बल्कि वॉचमैन दोनों ही गश खाकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। कुछ समय के बाद उनकी आंखें खुलती हैं। आंखें खुलने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, कहते हैं कि गज़ब हो गया, यहाँ तो बहुत बड़ा कांड हो गया। इस तरह की जब शोर मचा रहा था, चिल्ला रहा था, रोते रोते, तभी वहाँ पर घटनास्थल पर सैकड़ों लोग जम जाते हैं, सैकड़ों लोग आ जाते हैं। तभी यहाँ पर पुलिस भी आती है और पुलिस आने के बाद सबसे पहले अपनी आँखों से जो देखती है, जो इस बरवाला इलाके के पूर्व विधायक रेलू राम की लाश पड़ी हुई है, उनके बेटे की लाश पड़ी हुई है, उनकी बेटी की लाश पड़ी हुई है, उनकी पत्नी की लाश पड़ी हुई है, 2-3 पोती पोते हैं, उनकी भी लाश पड़ी हुई थी, बेटे की बहू की लाश पड़ी हुई थी। पूरा घर खून से लथपथ था। आखिरकार जो देख रहा था उसकी आंखें भर रही थी। इस नज़ारे को, इस दृश्य को देखने के बाद हर किसी का कलेजा मुंह की ओर आ रहा था। करें तो क्या करें। पुलिस वालों ने एक एक करके बॉडियों को जब उठाना शुरू किया, तभी उठाते उठाते पता चलता है कि एक बॉडी, उसमें थोड़ी गर्माहट है, उसकी नब्ज़ टटोलने की कोशिश करते हैं तो वो अभी ज़िंदा है। बस इतना कहना था कि पूरे ज़िले में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि रेलू राम के परिवार से अभी 8 लोग मर चुके हैं, लेकिन उनकी बेटी ज़िंदा है। आखिरकार क्या हुआ था? हर कोई बस यही बात जानना चाहता था कि इस पूर्व विधायक के साथ आखिरकार ऐसा किसने और क्यों किया है। दरअसल इससे पहले कि मैं इस कहानी पे आऊँ, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ रेलू राम के बारे में। रेलू राम का जन्म 4 अप्रैल 1952 को हरियाणा के एक ज़िला है हिसार, वहाँ का एक गांव लगता है पिरभूवाला। दरअसल वहाँ इसका जन्म हुआ था। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, ये लड़का पढ़ने लिखने में ज़्यादा होशियार तो था नहीं, लेकिन बहुत ईमानदारी के साथ अपने काम को अंजाम दिया करता था और एक ट्रक पर क्लीनर का काम करता था, कंडक्टरी किया करता था। और उसकी किस्मत का सितारा कुछ ऐसे चल निकला कि उसने काले तेल का कारोबार करना शुरू कर दिया। फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में जैसे ही काले तेल का कारोबार कर रहा था, उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। इतना धन कि उसने अकूत संपत्ति इकट्ठी की। घर में अगर कोई आ गया कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, या मुझे ये परेशानी है, या कोई दिक्कत है, तो उसके दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। वो झोली भर भर के उनको पैसा दिया करता था। कितनी ही बहन बेटियों की शादी की, कितनी ही उसने अकूत संपत्ति इकट्ठी की। 163 एकड़ ज़मीन उसने खेती के लिए ख़रीदी, तो 25 एकड़ ज़मीन में उसने एक आलीशान घर बनाया। ऐसा घर कि पहली मंजिल ही नहीं, दूसरी मंजिल पर भी कार पहुंच सकती थी। वो अपने बेडरूम तक उस कार को लेके जा सकता था। इतने खूबसूरत घर की लोगों में एक चर्चा का विषय था। दूर दूर से लोग आया करते थे रेलू राम का घर देखने के लिए। और जब लोग इतना खुश होते हैं तो खुश होने के बाद ही इनको बरवाला का विधायक चुनने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये हालांकि मना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसी भी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, निर्दलीय ही लड़ूंगा। यदि आपको मुझे वोट देना है तो निर्दलीय ही देना पड़ेगा। लोगों के बहुत प्यारे थे, सबकी मदद करते थे, इसलिए निर्दलीय को ही विधायक बना दिया। और विधायक बनने के बाद इन्होंने दिल खोलकर लोगों पे खर्च किया। जो विधायक निधि में पैसे आते थे उससे कहीं ज़्यादा वो खर्च कर देते हैं।
लेकिन इसी बीच में या तो इनकी गलती थी या फिर इनकी मजबूरी, ये तो कह नहीं सकते, लेकिन ये 2 शादियां करते हैं। एक शादी होती है ओमवती से और दूसरी शादी करते हैं ये पत्नी कृष्णा देवी से। ओमवती को एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम सुनील होता है, और दूसरी पत्नी कृष्णा देवी, उनको 2 बेटियां होती हैं। एक बेटी का नाम सोनी उर्फ पम्मी रखते हैं, जबकि दूसरी बेटी का नाम प्रियंका होता है। परिवार में खुशियां ही खुशियां थीं, किसी बात की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। जो बड़ी बेटी होती है यानी कि जिसका नाम सोनिया उर्फ पम्मी होता है, वो शुरू से ही बचपन से ही दबंग प्रवृत्ति की थी। उसे खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट था, ज़्यादा रुचि थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो बड़े होकर ताई कमांडो का काम करना चाहेगी, ताई कमांडो बनना चाहेगी, और यहीं से उसकी ज़िंदगी एक दूसरी पटरी पर चली जाती है। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिरकार रेलूराम का परिवार इतना बढ़िया चल रहा था, इनके पास ज़मीन की किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, किसने इनकी हत्या की है और क्यों हत्या की है। बस सब के सब लोग परेशान थे। 8 लाशों को उठाकर सीधा मोर्चरी भेजते हैं पोस्टमार्टम कराने के लिए, लेकिन बेटी सोनिया की अभी सांसें चल रही थीं, उसको जल्दबाजी में यहाँ से उठाकर सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और सभी को इंतज़ार था कि किसी तरकीब से, किसी तरह से सोनिया को होश आए, तब होश आने के बाद ही उससे पूछा जाएगा कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। कुछ देर, लगभग 24 घंटे का समय बीत जाता है। हज़ारों की संख्या में लोग सिर्फ इसी बात को सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। अपने आँखों से कानों से आँखों से देखना चाहते थे, कानों से सुनना चाहते थे कि रेलूराम के परिवार को आखिरकार हुआ है तो क्या हुआ है। 24 घंटे के बाद जब सोनिया को होश आता है तो सोनिया से बातचीत की जाती है। सोनिया से पूछा जाता है कि आखिरकार रात क्या हुआ है। तभी वो बताती है कि रात बहन का जन्मदिन मनाया जा रहा था और हमने इस बहन को सरप्राइज़ पार्टी दी थी। 23 अगस्त को उसका जन्मदिन होता है, और ये घटना है 23 अगस्त 2001 की। लेकिन घर वालों ने, परिवार वालों ने एक सहमति बनाई थी कि 24 तारीख को उसका जन्मदिन पूरी धूमधाम से मनाया जाएगा। असल में उसका जन्मदिन 24 अगस्त को ही होता था, लेकिन सोनिया के कहने पर आकर परिवार के साथ जन्मदिन मनाने की बात तय होती है। यानी कि एक दिन पहले परिवार के साथ और एक दिन के बाद फिर सर्व समाज के साथ उसका जन्मदिन मनाया जाएगा। रात में कुछ लोग आते हैं, आने के बाद इस परिवार की हत्या कर देते हैं, इस लड़की पर भी हमला करते हैं, और हमला करने के बाद ये लड़की बच जाती है, लेकिन बाकी परिवार के जितने भी सदस्य थे सब के सब मारे जाते हैं। अब इस लड़की ने कुछ ज़्यादा जवाब दे नहीं पा रही थी। पुलिस के लिए कोई ऐसा सबूत हासिल लग नहीं रहा था जिसके आधार पर कह सकें कि किसने हत्या की है और क्यों की है। यही हर कोई सवाल का जवाब जानना चाहता था। पुलिस पर लगातार प्रेशर बढ़ रहा था। मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री, ऐसे कौन व्यक्ति था जो ये नहीं जानना चाहता था कि इस विधायक के परिवार की आखिरकार किसने हत्या की है। पुलिस ने अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी, चाहे बिजनेस के एतबार से हो, चाहे पड़ोसी के एतबार से हो, चाहे उनके विधायक बनने के सफ़र में किसी से कोई गलती हुई हो, कुछ बात हुई हो। पुलिस हर एक पहलू पर जांच करना चाहती थी। तभी पुलिस के आला अधिकारी रेलूराम के घर जाते हैं, और घर जाने के बाद जब देखते हैं कि इतनी आलीशान कोठी, इतना आलीशान घर, इतनी सारी ज़मीन, दिल्ली में प्लॉट, फरीदाबाद में प्लॉट, अलग अलग जगहों पर उसकी अकूत संपत्ति थी। आखिरकार कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी, और उसी वजह को तलाशने के लिए जब रेलूराम के घर की सघन तलाशी ली जाती है, तब उन्हें एक डायरी मिल जाती है। जब डायरी मिलती है तो उस डायरी में एक पन्ना था जो कि कुछ मुड़ा हुआ था, जिसकी शक्ल कुछ बिगड़ी हुई थी। उस डायरी को लेकर पुलिस वाले जब उस डायरी के पन्नों को पलटने की कोशिश कर रहे हैं, तभी उसमें एक ऐसा लेख लिखा हुआ था जिसको देखने के बाद बड़े बड़े ऑफिसरों की भी सांसें अटक जाती हैं। वो सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार ये कितना सच है, कितना झूठ है, वो समझ नहीं पा रहे थे। तुरंत ही उस डायरी को लेकर वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद उसी सोनिया के पास जाते हैं। सोनिया से कहते हैं कि बेटा, क्या ये डायरी तुम्हारी है? तभी वो डायरी को देखकर सोनिया कहती हैं, हाँ सर, ये डायरी मेरी है। उसका राइटिंग दिखाया जाता है कि बेटा, क्या राइटिंग भी आपका ही है? वो कहती हैं, हाँ सर, राइटिंग भी मेरा ही है। बस पुलिस के लिए ऐसा समझ लीजिएगा जैसे कि मंजिल बहुत करीब थी। अब बस लोगों को बताना था कि आखिरकार हुआ क्या है। वही बात सोनिया से जानना चाहते थे। सोनिया से कहा कि तुमने अपने परिवार की हत्या क्यों की है? हम यही सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। वो लड़की कहती है, सर, मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरी हत्या करने वाले थे, मैं किसी तरकीब से बच गई हूँ, आप मुझ पे ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कैसी बात करके शर्मिंदा न करिए। और लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। जब रो रही थी, परेशान हो रही थी, तो ये बात बाहर तक पहुंच जाती है, पब्लिक तक पहुंच जाती है। पब्लिक के लोग पुलिस के प्रति नाराज़ होते हैं, कहते हैं कि एक लड़की बच्ची है परिवार की, बाकी सब लोग मारे जा चुके हैं, इसे क्यों परेशान कर रहे हो? तभी पुलिस वाले उस लेटर को जब सार्वजनिक करके दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसकी गूंज उस लड़की के कानों तक भी पहुंच जाती है। दरअसल उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि मैं अपने परिवार से बेइंतहा नफरत करती हूँ, मेरा मन करता है कि परिवार के एक एक सदस्य को मार डालूं, ख़त्म कर दूं। यदि तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो सचमुच में इसे ख़त्म कर दूंगी।
ये वाली बात जब उसमें लिखी हुई थी तो बस पुलिस ने और अगली कहानी, अगली कड़ी से जोड़ने की कोशिश की। पुलिस यहाँ से सीधा दिल्ली जाती है और दिल्ली में जाने के बाद उस व्यक्ति की तलाश करती है जिस व्यक्ति के लिए ये पत्र लिखा गया था। दरअसल ये पत्र लिखा गया था संजीव कुमार के नाम। संजीव कुमार कोई और नहीं था, जूडो कराटे का खिलाड़ी होता है। और उस खिलाड़ी से इस सोनिया की मुलाकात होती है, क्योंकि ये सोनिया ताई कमांडो की ट्रेनिंग ले रही थी और ताई कमांडो की ट्रेनिंग लेने के दौरान ही संजीव कुमार से उसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता है और सोनिया उसके साथ ज़िंदगी जीने का फैसला लेती है। कहती है जिएंगे साथ, मरेंगे साथ, सब कुछ साथ साथ करेंगे। घर वालों के पास आते हैं और शादी की बात करते हैं तो परिवार के लोग इस शादी को लेकर खुश नहीं थे। साफ इनकार कर दिया कि हम शादी बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं और हम इस शादी को किसी भी कीमत पर इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन सोनिया बचपन से ही ज़िद्दी स्वभाव की थी। उसने कहा कि यदि आप शादी को हाँ नहीं करेंगे तो हम अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेंगे। और परिवार ने कहा अगर अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। वो लड़की यहाँ से चली जाती है और संजीव कुमार से जाकर शादी कर लेती है। शादी करने के बाद जो भी काम होते थे उस काम में हाथ डालते थे, वो काम चलता नहीं था, परेशान हो जाते हैं। पुलिस इससे जब लगातार बात कर रही थी, पूछताछ कर रही थी, तब वो एक एक चीज़ ऐसे ही बता रही थी। पुलिस आगे पूछती है कि आगे क्या होता है, तो वो कहती है कि मैं अपने पापा के पास जाती हूँ। पापा से जाकर कहती हूँ पापा मैं अपने पति के साथ कुछ बिजनेस करना चाहती हूँ, आपके पास इतनी अकूत संपत्ति है, कुछ संपत्ति का हिस्सा अगर बेच देंगे तो हमारा भी अपना काम चल जाएगा, हम भी तो आपकी बेटियाँ हैं। आधी जितनी भी संपत्ति हमारे हिस्से में आती है, मेरी संपत्ति हिस्से की बेच दीजिए और उसके बाद हम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। पिताजी इस बात को लेकर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वाकई उनकी 2 पत्नियां थीं और 2 पत्नियों से 3 बच्चे होते हैं। एक पत्नी से 2 बेटियां, एक पत्नी से 1 बेटा होता है और इसीलिए उन्होंने कहा कि 3 हिस्से में तो संपत्ति बढ़ ही सकती है, इसलिए हम इस संपत्ति को तुम्हें तुम्हारे नाम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसे बेचना है जैसे भी करना है। बाप तैयार हो जाता है, लेकिन ये बात जब सौतेले भाई सुनील को पता चलती है तो सुनील आग बबूला हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। कहता है कि पिताजी ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, आप संपत्ति बेचेंगे? अगर ये इतनी ही होशियार होती तो इसने हमारा कहना क्यों नहीं माना था? ये हमारा कहना मानती तो हम इसकी मन मर्जी के यहाँ शादी करते और इसको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दौलत इसको देते, लेकिन हम ज़मीन बेचकर इसका कोई कारोबार नहीं करेंगे। तभी उसने अपने उस प्रेमी, यानी कि प्रेमी नहीं था, पति बन गया था बाद में, उसने उस पति के लिए वो पत्र लिखा था जो उसकी डायरी के पन्ने में कहीं ना कहीं चिपका रह गया और जो इसको वो फेंक चुकी थी और वापस उसी डायरी में आकर अटक जाता है और वहीं से उसके इसका खुलासा होता है। आगे ये प्लानिंग जो बताती है उसको सुनने के बाद किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। पुलिस वाकई सुनने के बाद सन्न रह गई थी। दरअसल उसने एक प्लानिंग बनाई, उसने कहा कि अपने परिवार को ख़त्म करना है और इनसे जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी दौलत है, ये सब हमारे नाम हो जाएगी। इसके लिए इसने सुनील से एक बार झगड़ा भी किया था और सुनील पर इसके पति संजीव कुमार ने अपनी रिवॉल्वर भी निकाल दी थी उसको मारने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन उस दिन तो विवाद किस तरह से बच गया था, लेकिन इस लड़की ने धीरे धीरे करके अपने परिवार में पैंट जमाना शुरू कर दिया। जहाँ तो परिवार से बिल्कुल अलग रहने लगी थी, लेकिन जब परिवार में बहुत करीब पहुँच जाती है तभी से याद आता है 24 अगस्त को इसकी बहन का जन्मदिन होता है। अपनी बहन को सरप्राइज़ देना चाहती थी और तभी वो अपने पापा से बातचीत करती है। पापा से कहती है कि पापा क्यों ना हम छोटी बहन को सरप्राइज़ दें। तो उसके पापा कहते हैं कि ठीक है, 24 तारीख को तो पूरे सर्व समाज के साथ हम बर्थडे मना ही रहे हैं, तो सरप्राइज़ क्या देना चाहती हो? तो कहती है कि क्यों ना हम परिवार के साथ अपने घर पर उसका जन्मदिन मनाएं, तो कैसा रहेगा? उसके पापा कहते हैं बेटा जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 23 तारीख को जन्मदिन की सारी तैयारियां होती हैं। वो अपनी बहन को लेने के लिए हॉस्टल जाती है। बहन को, प्रियंका को हॉस्टल से लेकर सीधा घर आती है और उसे सरप्राइज़ मिलता है। पूरा घर सजा हुआ था। उसे लग रहा था शायद अगले दिन की तैयारी चल रही है, लेकिन यहाँ पहले ही दिन की तैयारी थी। आज परिवार के साथ जन्मदिन मनाना था। डीजे का इंतज़ाम किया, बढ़िया बढ़िया खान पीन के इंतज़ाम किए गए और इस लड़की ने अपनी पसंद की खीर बनवाई थी। उसके बाद से पूरे परिवार ने डांस कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इस तरह से अपने मौज मस्ती कर रहे थे। और जब धीरे धीरे करके रात आगे बढ़ती है, डीजे का साउंड थोड़ा तेज़ चल रहा था। जब रात आगे बढ़ती है तभी वो कहती है सोने का वक्त होने चला था। सबके सब सोने की तैयारी में थे, लेकिन ये अपने पति संजीव कुमार के साथ उसी डीजे पर लगातार डांस कर रही थी। अब सोने का वक्त हो चला था, तो जिस खीर को इसने अपनी पसंद से बनाया था, दरअसल उस खीर के अंदर इसने अफीम डलवाई थी। उसकी मात्रा कहीं ज़्यादा थी और जैसे जैसे लोगों ने उस खीर को खाई, खाने के बाद अपने अपने कमरे में जाकर सबके सब सो जाते हैं। डीजे अभी तेज़ बज रहा था। संजीव कुमार से जाकर कहती है कि जाकर देख के आओ कि कितने लोग सोए हैं और कितने लोग जाग रहे हैं। उस अफीम का असर खीर के अंदर कुछ इस तरह से था कि जितने भी लोग गए थे सबके सब जाकर सो जाते हैं। और जब ये सब सो चुके थे तभी यहाँ से सोनिया और संजीव दोनों ही कमरे के अंदर जाते हैं और कमरे के अंदर जाने के बाद एक फ़ैसला लेते हैं। कहते हैं कि जो तुम्हारे पास रिवॉल्वर है जल्दी से उससे निकालो और निकालने के बाद सबको 8 के 8 को ख़त्म कर दो। दरअसल 8 में कौन कौन थे ये मैं आपको बता दूं।
पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया, उनकी पत्नी कृष्णा देवी, उनका बेटा सुनील, उनके बेटे की बहू शकुंतला और बेटी प्रियंका, साथ ही सुनील की बेटी शिवानी जो इसकी उम्र 2 साल होती है, बेटा लोकेश जिसकी उम्र 4 साल होती है और 45 दिन की एक और बेटी प्रीति। ये 8 लोग होते हैं और ये अपने अपने कमरों में अपनी अपनी जगह पर जाकर सोए हुए थे। सोनिया अपने इस प्रेमी से कहती है रिवॉल्वर निकालो, तो उसका संजीव प्रेमी या पति कहता है कि रिवॉल्वर में तो कुल 6 ही गोलियां हैं, लेकिन 8 लोग हैं, यदि एक आध गोली मिस गई तो इसमें बच जाएंगे, हम कैसे मारेंगे। तभी कहती है तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। इसलिए वो सीधा अपने घर में जाती है और एक रोड पड़ी हुई थी उस रोड को लेके आती है और रोड लाने के बाद अपने पिताजी के पास अपने पिताजी के कमरे में जाती है और संजीव से कहती है कि इन्हें मार डालो। संजीव ये बात सुन के डर जाता है, घबरा जाता है, परेशान होता है कि क्या कैसी बातें कर रही हो। वो कहती है कि डरने परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, जितनी जल्दी हो सके इनको मारो। तब वो लगातार उसको उकसा रही थी, उकसाने के बाद एक लगातार उसे कह रही थी। तभी संजीव को अचानक से एकदम गुस्सा आता है और उस रोड से अपने ही ससुर रेलूराम को लगातार कई वार करता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। जैसे ही अपने पिताजी की नब्ज़ टटोलने की कोशिश कर रही थी, नब्ज़ टटोलने के बाद देखती है कि पिताजी मर चुके हैं। तभी संजीव से हाथ मिलाती है, कहती है मुबारक हो, पहला कत्ल हो चुका है। बड़े मुस्कुराते हुए जब संजीव कोई बात कहती है, संजीव घबराया हुआ था, परेशान था कि आखिरकार ये कैसी बातें कर रही है। इसके बाद दूसरे कमरे में जाते हैं। दूसरे कमरे में कृष्णा देवी सोई हुई थी और कृष्णा देवी के साथ भी बिल्कुल ठीक वैसे ही करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही रोड उसकी कृष्णा देवी के सर में मारने की कोशिश कर रहे थे, पास में ही उनकी पोती शिवानी लेटी हुई थी और वो रोड शिवानी को लग जाती है। शिवानी की आंख खुल जाती है क्योंकि उसने खीर उतनी मात्रा में नहीं खाई थी। उसकी आंख खुलने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इससे पहले कि वो और तेज़ी से रोती, तभी बहुत तेज़ी के साथ संजीव उसके सर में भी रोड मारता है और उसको भी वहीं मार देता है। उसके बाद कृष्णा देवी अपनी सास को मारता है। यहाँ से वो कहते हैं कि कोई चांस नहीं लेना चाहते थे, इसलिए सीधा अपने भाई के कमरे में जाते हैं क्योंकि सुनील की कद काठी से बहुत तगड़ा था, मजबूत था। उन्हें डर लग रहा था यदि सुनील जाग जाएगा तो शायद हमें छोड़ेगा नहीं किसी कीमत पर। इसलिए उसके हाथ और पैर पूरी तरह से मजबूती से बांधे जाते हैं। लेकिन अफीम का असर कुछ इस तरह से था, वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ आखिरकार क्या हो रहा है। भैया को मारते हैं, भाभी को मारते हैं और साथ ही भतीजा और भतीजी को मारते हैं। इन्हें मारने के बाद अपनी बहन को भी इसी तरह से मार डालते हैं और सबसे अंत में जो मारे थे इन्होंने भाभी को मारा था। मारने के बाद और लास्ट में जब इसके दिमाग में आता है कि यदि ये बात पुलिस को पता चलेगी, ये पुलिस से जांच पड़ताल करेगी और तू बिल्कुल सुरक्षित पाई गई तो बात खुल जाएगी। इसलिए संजीव तुम्हें एक रोड मेरे सर में मार देनी चाहिए। जब ये वाली बात आ रही थी तो संजीव घबरा रहा था कि ऐसा ना हो कि कहीं ज़ोर से रोड लग जाए, और वही होता है। रोड सचमुच ज़ोर से लगी थी। उसको लगते ही वो बेहोश हो जाती है और सीधा वो यहाँ से भाग जाता है। वॉचमैन को इस बात का पता ही नहीं चलता और अगले दिन जब घर का नौकर इस बच्चे को, जो 4 साल का बच्चा जिसका नाम लोकेश है, इसको ले जाने के लिए स्कूल की तरफ जाने के लिए आया था, तभी पता चलता है कि घर के अंदर 9 लाशें पड़ी हुई थीं। लेकिन 9 नहीं थी, 8 लाशें थीं, एक जिंदा थी। उसी की प्लानिंग थी। पुलिस वालों ने जब उससे पूछताछ की तो वाक़ात कैमरे के सामने उन्होंने अपने जुर्म को कबूल किया। संजीव ने भी अपने जुर्म को कबूल कर लिया था। और जब ये बात अखबारों के माध्यम से पता चलता है तो ये पता चलता है कि एक बेटी ने अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया महज ज़मीन के लिए। अपने पति को कारोबार कराने के लिए पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया महज ज़मीन के लिए। और ये बात जब निचली अदालत में पहुंचती है तो निचली अदालत में 31 मई 2004 को दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन कुछ वक्त आगे गुजरता है। 12 अप्रैल 2005 को मामला हाई कोर्ट में पहुंचता है और हाई कोर्ट इस फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर देता है। इसके बाद लोगों को जब ये बात पता चलती है तो लोग बड़े हैरान थे, परेशान थे कि इस महिला को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन एक और बात दिलचस्प मैं आपको बता दूं, जब ये हत्याकांड को अंजाम दे रहे थे तब उसके पास एक 1.5 साल का बेटा भी होता है। और वो 1.5 साल का बेटा उस दिन उसके साथ नहीं था, वो अपनी दादी के साथ दिल्ली में था। इसलिए उस घटना स्थल पर वो मौके पर मौजूद नहीं होता है। और 1.5 साल का जो लड़का है वो अपनी दादी के यहाँ दिल्ली में था। तो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 12 अप्रैल 2005 को ये फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन लोगों को गुस्सा आता है तो फिर 15 फरवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को पलटता है और फांसी की सज़ा को बरकरार रखता है। जब फांसी की सज़ा बरकरार रखी जाती है तब 23 अगस्त 2008 को सुप्रीम कोर्ट में जो दया याचिका डाली गई थी उसको खारिज कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इनको फांसी ही दे देनी चाहिए और इसके लिए वाक़ात 26 नवंबर 2007 को तारीख मुकर्रर कर दी जाती है कि इनको फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन तारीख भी आती है लेकिन फांसी पर उनको लटकाया नहीं जाता। और इसी बीच में 2007 में ही संजीव अपनी तरफ से राष्ट्रपति को अपील भी करता है, अपील डालता है और अपील भी वो खारिज हो जाती है। और एक वक्त ऐसा भी आता है सन 2013 में प्रणब मुखर्जी के यहाँ पर सोनिया उर्फ पम्मी
ये अपील करती है, कहती है कि साहब मेरा बच्चा अभी छोटा है, मैं अपने बच्चे की परवरिश करना चाहती हूँ, इसलिए मेरे बालक को, मेरे बच्चे को उसकी परवरिश करने के लिए, उसका भविष्य संवारने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जेल से रिहा कर दीजिए। बात जब जेल से रिहा करने की आती है तो प्रणब मुखर्जी इस बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए, जबकि फांसी ही दी जाए, और उसकी अपील को भी खारिज कर दिया जाता है। उसे ये बाकायदा कहा जाता है कि तुम्हें अपने बच्चे की इतनी फ़िक्र हो रही है और तुमने अपने 3 भतीजों को, जिसमें 2 भतीजियाँ होती हैं, 1 भतीजा होता है, जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। लोकेश की उम्र महज 4 साल होती है, शिवानी की उम्र महज 2 साल होती है, और एक 45 दिन का बच्चा, तुम्हें उससे भी ख़तरा था, इसलिए तुम्हें फांसी के फंदे पर ही लटकाया जाना चाहिए। जब यहाँ से कोई राहत नहीं मिल रही है, तब एक दिन ऐसा भी आता है जिसकी किसी ने कोई कल्पना नहीं की थी, यानी कि 21 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि जिन मामलों में फांसी दी गई है, फांसी की सज़ा सुनाई गई है, यदि उनमें देर हो चुकी है तो एक काम करो, उन सबको उम्र कैद में तब्दील कर दीजिए। क्योंकि ज़्यादा लंबे दिन तक इन्होंने इंतज़ार किया है, हर दिन फांसी की सज़ा सुनने के बाद ही मरते रहे हैं तिल तिल, इसलिए उन्हें माफ़ नहीं, उम्र कैद में तब्दील कर दी जाती है। ऐसे 15 केसों को चुना गया था और उन 15 केसों में सोनिया और संजीव का केस भी शामिल था, इसलिए इनकी फांसी की सज़ा उम्र कैद में बदल जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि सोनिया ने अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए ऊपर पहुंचाने का फ़ैसला ले लिया था, लेकिन वो पकड़ी जाती है, इसलिए उसका इस फैसले पर कह सकते हैं कि अमल नहीं हो पाया। उसकी ज़िंदगी जो ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी वो नहीं कर पाई। लेकिन सन 2018 में संजीव पैरोल मांगता है और जून का महीना था, उसे पैरोल मिल जाती है। बजाय वो अपने घर जाने के, और वो गायब हो जाता है, छुप जाता है। पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं कि फांसी की सज़ा पाया हुआ संजीव आखिरकार कहाँ भाग गया है, उसको ढूंढा जाए, तलाशा जाए। तो आखिरकार पता चलता है कि वो व्यक्ति मेरठ में बाबा बनकर घूम रहा था और एसटीएफ ने उससे गिरफ्तार करके वापस जेल भेज दिया है। ये महिला और उसका प्रेमी कहें, पति कहें, क्या कहें, जिन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है, वो आज भी सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक एक दिन रो रो के बीत रहा है। और जो लड़का है उसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास हो चुकी है, 22-23 साल के आसपास वो जवान हो रहा है। अब उसने शादी की है, नहीं की है, उसे अपनी माँ के बारे में क्या पता है, क्या नहीं पता है, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन उन्होंने जो अपराध किया है वो वाकई बहुत भयानक अपराध था और इस अपराध को किसी भी कीमत पर क्षमा योग्य है ही नहीं।